रुपए के मुकाबले में डॉलर की जो ऊंची उड़ान है हम देख रहे हैं जिसका सिलसिला जारी है और डॉलर तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी जो डॉलर है उसका भाव बढ़ रहा है। अच्छा, ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 30 पैसे का हो गया है। 4 महीने में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 22 पैसे महंगा हो चुका है और डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान के कर्जों का जो हजम है वो भी बढ़ रहा है। अच्छा, मौशी माहिरीन ये कहते हैं कि समंदर पार मुकीम जो पाकिस्तानी है उनकी जानिब से तरसीलात ज़र की आमद का जो हजम है वो 10 साल की बुलंद सतह पर पहुंचने के बावजूद रुपया मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजूहात पर मुआशी माहिरीन ये भी कहते हैं कि जी बैरूनी अदायगियों और ये जो बढ़ती हुई दरामदाद है उनसे रुपये को कमज़ोर रखा, जबकि मुआशी मुस्तकबिल के बारे में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे भी डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है। अब इसके अलावा मुल्क की जो रिकॉर्डेड जो दरामदात हैं या तारीख साज करंट अकाउंट का खसारा वो भी रुपये की कदर पर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, रुपये की कदर में कमी से मुल्क किन मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आज डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना था कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव और अफगानिस्तान की जो खासतौर पे सूरत हाल है, सिचुएशन है, उसकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी है और तलब और रसद की वजह से भी ये जो डॉलर का रेट है इसमें इजाफा हुआ है। तो क्या सिर्फ यही वजूहात दिखाई देती हैं डॉलर की कीमत बढ़ने की, या हुकूमत की कुछ कमज़ोर पॉलिसीज़ भी हैं जिनकी वजह से ये हुआ? देखिए, आई थिंक ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस वक्त जी। आप देखें कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और एक उसका रीज़न ये है क्योंकि अब हमारी ग्रोथ जो है वो 4% से ऊपर जा रही है और उसका प्रेशर है इंपोर्ट्स जी। पे, क्योंकि उसके लिए आपको तमाम एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर हमें अपना खाने की बहुत सी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और सबसे जो जी। बड़ी चीज़ जी। है कि जितनी भी ये जो हमारा इंपोर्ट बास्केट है ये महंगी भी बहुत हो गई है, क्योंकि प्राइसेस इनकी इंटरनेशनली भी बहुत ऊपर चली गई हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त टोटली एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई हैं, जिसने ये एकदम इसमें जो स्पाइक आया है डॉलर की कीमत में, उसका नतीजा बन रही है। इसके साथ साथ आई थिंक ये जो ठीक है। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बात की है उसमें भी वज़न है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक इकोनॉमिक डिसरप्शन हुई है और वहाँ पे उनके रिज़र्व्स जो हैं वो भी फ्रीज़ हो गए हैं, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए पाकिस्तानी जो डॉलर्स की सप्लाई है उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आई थिंक कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रांजिएंट हैं, क्योंकि एक तो ये है कि जब एक्सचेंज रेट इस तरह से चेंज होता है, इन्फ्लेशन तो डेफ़िनेटली होती जी। है, लेकिन दूसरी तरफ इसके इंसेंटिव्स जो प्रोडक्शन के लिए हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। एक तो ये है कि आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। दूसरी ये है कि आपकी ठीक है। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती हैं। और हमारे केस में आई थिंक एक बात जो है कि हमारी एनर्जी, क्योंकि तेल हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें अपनी एनर्जी जो है वो सोलर पे लेके जानी पड़ेगी, हमें अपनी रिन्यूएबल्स पे लेके जानी पड़ेगी और हमें अपने डैम्स पे जो इस वक्त फोकस भी है उससे एनर्जी लानी पड़ेगी और मेजर चेंज करना पड़ेगा हमारे एनर्जी सेक्टर को। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी ठीक है। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके भी मसले मसाइल हैं, उनकी रिफॉर्म्स, उनकी प्राइवेटाइजेशन। जी। अब ये सारा वक्त आ गया ये तमाम काम करने का और आई थिंक कि ये एनवायरनमेंट इस वक्त राइप है कि हम ये काम करना शुरू करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब, हुकूमत ये कहती है जी नवाज हुकूमत ने बहुत अरसे तक ये जो करेंसी है उसकी कदर को एक मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और जो दरामदात हैं वो बढ़ती गई। पाकिस्तान में बनने वाली जो अशिया हैं वो महंगी होने की वजह से बरामदात कम होती गई। आप समझते हैं कि ये बात सही है, हुकूमत जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है? जी, ये बिल्कुल ना सिर्फ हुकूमत कह रही है, बट ये तो इंटरनेशनल अदारों ने भी ये कहा है और आईएमएफ ने भी यही कहा है कि भाई जब आप बैरून मुल्क कर्जे लेके आप अपने करेंसी को सपोर्ट कर रहे थे, तो तकरीबन नून लीग ने 20 से 25 अरब डॉलर
रिजर्व्स ज़ाया किए इसको ऊपर रखने के लिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री भी बैठ गई, हमारा एक्सपोर्ट्स भी ख़त्म हो गई और हमें एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप में हम फंसे। और जिस वक़्त वो ठीक हुकूमत गई तो उस वक़्त तकरीबन 30 अरब डॉलर की हमने अदायगियाँ करनी थी जो हमारे पास नहीं थे। इसलिए तो हम इस वक़्त जो है ठीक है। मक़बूज़ हुए हैं और हमें ये मुश्किल काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब ये जो पॉलिसीज़ आ गई हैं, इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन एरिया में बहुत इंसेंटिव्स पैदा हो रहे हैं और ये आई थिंक कि पैंडेमिक की को अगर थोड़ा-सा काबू में रही पैंडेमिक, तो इन्वेस्टमेंट भी खासी आएगी और ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ये 4% से बढ़ के 6% की तरफ ज़रूर जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जी जो इक्तिसादी तरक्की है और पैदावार बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे जो कर्ज़ लेना है, ये गलत मुआशी फ़ैसला नहीं होता है, लेकिन अगर कर्ज़ लेकर अखराजात पूरे किए जाएँ, तो इससे तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं जो पीटीआई हुकूमत है, क्या कोई गलती कर रही है? और क्या जो कर्ज़ों का इस्तेमाल है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है? देखें, इसका एक मसला है ना, एक ये डेट ट्रैप इसे कहते हैं। जब आपका कर्जा जी, जो है इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर कम नहीं होता, वो जी, फिर आपको और कर्जे लेने सही, पड़ते हैं क्योंकि उसका सूद देने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ते हैं और वो बढ़ता चला जाता है। एक ही सॉल्यूशन सही। ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमी का साइज़ बड़ा होगा, तो कर्ज़ों का बोझ जो है वो हुँ, कम होना शुरू होगा। इस वक़्त आप देख रहे हैं कि फ़िस्कल साइड ठीक पे है। जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन भी हो रही है। 9% फिस्कल हुँ, डेफिसिट जो है वो कम हो के 7% हुँ, हुँ, पे आ गया है और आगे चल के हुँ, ये और भी कम होगा। और जो हमारा हुँ, प्राइमरी डेफिसिट है वो भी हमने खासा रिड्यूस किया है, लेकिन ये टाइम लगता है इसको हुँ, क्योंकि कर्जे आपके 100 अरब डॉलर से तो ज़्यादा बैरूनी मुल्क के कर्जे थे। हर साल 10 अरब डॉलर आपको वापस करना ठीक पड़ता है। है, और उसके इसके लिए आपको ठीक है। अपनी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दुरुस्त रखनी पड़ती है, नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो आपको बंद कर सकती हैं। सो आई थिंक ये तमाम चीज़ें जो हैं खासी ये मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन इनको आप जो जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इस सही। प्रॉब्लम से जल्द निकल आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी भी सिचुएशन है, जिस तरह कर्ज़े हैं, उनकी अदायगी है, तारीख साज़ करंट अकाउंट खसारा है, फिर ये जो रिकॉर्डेड दरामदात हैं, ये जितने भी मसाइल हैं जो सामने हैं सबके, अब ज़ाहिर बात है ये अफेक्ट करेंगे। मईशत के हवाले से बहुत जो मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब महंगाई होती है तो आवाम बेचारी परेशान होती है, क्योंकि आवाम, आपको पता है कि उनमें से बहुत से लोग ये बात कहते हैं, आपको बहुत लोग मिलते होंगे क्योंकि आप मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, आप वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो आपसे भी लोग, आम लोग यही बात पूछते होंगे कि महंगाई क्यों हो रही है, कब ख़त्म होगी। फिर खासतौर पे पीटीआई की हुकूमत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, खास तौर पे अपोजिशन की जानिब से। तो ज़रा आम अल्फाज में मैं चाहती हूँ, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ, आप आम अल्फाज में आम नाजरीन को ज़रा समझाइएगा कि जो तमाम मसाइल हैं ये हल की तरफ कब जाएंगे, क्योंकि आवाम कहती है हमें नहीं पता क्या होता है जी ये तारीख साज करंट अकाउंट खसारा, क्या होते हैं ये कर्जों की अदायगी, ये जो दरामदात का मामला है। आवाम कहते हैं महंगाई है और जीना दुबर हो गया, इतनी हमारी कमाई नहीं है, लोगों के पास इतना रोजगार नहीं है और महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आम अल्फाज में प्लीज जरा उनकी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो वो लोग हैं जो देहातों में रहते हैं, वो तकरीबन 60% जी हमारी जी, आबादी जो है देहातों में रहती है। और आपको पता है कि इस वक़्त जो ठीक, देहात की इकॉनमी है, वहाँ पे बहुत अच्छी उनको प्राइसेस, कीमतें बहुत अच्छी मिल रही हैं। गंदम की हो, ठीक, शुगर केन की हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको अच्छी कीमतों पे मिल रही हैं और देहाती ख़ानदानों में हम्म, एक प्रॉस्पेरिटी ज़रूर है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है बहुत सी चीज़ों में जो वो खर्चा करते हम्म, हैं। असल मसला है जो शहरों की आबादी है, क्योंकि शहरों की आबादी जो है वो नेट फूड जो है वो नेट इस्तेमाल शहरों में होता है और वो जब महंगी चीज़ होती है जो देहाती के लिए अच्छी है, वो शहरों के लिए वो नुकसानदेह है। सो शहरों के लिए आपको हम्म, उनकी रोज़गार बढ़ाने की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको ये जो एहसास हम्म, प्रोग्राम है, उस तरह के सोशल सिक्योरिटी नेट करने पड़ते हैं। उसके साथ-साथ आप जो आम आदमी, गरीब आदमी की इकॉनमी है, जिसको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत
तेज़ करने की कोशिश की जा रही है कि उनको एंटरप्रेन्योरियल भी किया जाए, वो अपना कारोबार करने के लिए उनको लोन्स भी मिलें, सस्ते मिलें, कर्ज़े हसना टाइप लोन्स मिलें, और उसके साथ-साथ उनको अपने घर बनाने के लिए भी सस्ती फाइनेंसिंग मिले। सो पहली दफ़ा ये है कि हम्म। तो इनकम ग्रुप जो है उसके लिए स्पेसिफिक की जा रही इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो पॉजिटिव तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो तकलीफ़ है उसको पूरी तरह से वो शॉर्ट रन में नहीं कर सकते और लोगों को परेशानी ज़रूर रहेगी। अब ये है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन का आपने पैकेज देखा, उसमें जितने डेली वेजेस पे थे लोग वो तकरीबन सारे के सारे अब री-एम्प्लॉय हो चुके हैं और उसमें ख़ासी तेज़ी है। फिर आपने देखा कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है फैसलाबाद का या सियालकोट का या गुजरांवाला में, वहाँ पे जी। फुल प्रोडक्शन इस वक़्त चल रही है और जो मज़दूर है वो ओवर टाइम के ऊपर चला हुआ है, तो वो भी उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। और तीसरी चीज़ मेरे ख़्याल में जो हमारे रेमिटेंसेस आते हैं बैरून मुल्क से, वो ज़्यादातर शहरी आबादी के पास आते हैं और वो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में वो पैसा गया है, जिसकी वजह से उनकी बड़ी सपोर्ट हुई है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं इस वक़्त पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कर रहे हैं और वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, सही। जिससे भी एक इकॉनमी का पहिया चल रहा है। ज़ाहिर है कि ये हालात मुश्किल ठीक। हालात हैं, लेकिन ये जो जिस तरह से आज से 2 साल पहले बिल्कुल रॉक बॉटम थे, उससे हम उठ पड़े हैं। अब हम ग्रोथ की तरफ आ गए हैं, अगले साल इंशाल्लाह 5 से 6% ग्रोथ होगी और ये जो रोज़गार के मौके हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।